गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिवाजी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आनंद सैनी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान से। क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों की बातें हम पहले ही कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो चैप्टर हमारा है वो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम है, लेकिन हमारा को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगतिकी। ओके, ठीक है बेटा। कम ज्यादा होने के ब्याह पर अगर हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स टू मैथ्स हमें 8 to 9 मार्क्स का मिल सकता है, अदरवाइज एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक। ऑब्वियसली आप पहले ही पढ़ चुके हो। चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया भी जाता है टिप्पणियां। शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, टिप्पणियां। तो टिप्पणियों में हमें क्या क्या मिलता है, टिप्पणियों में जैसे हमें कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं और सुक्रोज क्यों भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिवाजी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आनंद सैनी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रसायन विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। जी हाँ, ये चैप्टर है हिंदी मीडियम के लिए, रासायनिक बलगतिकी। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मीडियम में, तो ऑनलाइन में मैं आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से चैप्टर को 2 वीडियो में खत्म कर दूंगा। 2 वीडियो लेक्चर्स में ही मैक्स टू मैक्स में लेने वाला हूं। इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों की बातें हम पहले ही कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो चैप्टर हमारा है वो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी हमारा चैप्टर भौतिक रसायन से रिलेट करता है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग पीवाईक्यू में और वैसे भी आंकिक प्रश्नों को भी पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक रसायन क्योंकि फिजिकल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो मिलने वाली हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगतिकी। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम लोग बात करें कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर हमें कितने मार्क्स का मिलता है, तो बोर्ड एग्जाम में मार्क वाइज इसका जो वेटेज है बेटा वो रखा गया है एटलीस्ट 7 मार्क्स का। तो 7 नंबर का तो ये चैप्टर हमको मिलता ही मिलता है, लेकिन फिर भी कई बारी कुछ सेट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा होने के बिहाफ पर अगर हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स टू मैथ्स हमें 8 to 9 मार्क्स का मिल सकता है, अदरवाइज एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चैप्टर का वेटेज हमारे लिए ऑन एवरेज 7 मार्क्स डिसाइडेड है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे से टॉपिक। ऑब्वियसली आप पहले ही पढ़ चुके हो। चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमें क्या दिया जा रहा है। ओके, तो बेटा चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट सी शॉर्ट नोट्स हमको पढ़ने को मिलने वाले हैं। इन्हीं शॉर्ट नोट्स को आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा भी जाता है। टिप्पणियां, शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, टिप्पणियां। तो टिप्पणियों में हमें क्या क्या मिलता है, टिप्पणियों में जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है आभासी या फिर छद्म एका अणुक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा क्या होती है, ताप गुणांक क्या होता है, आर्हीनियस समीकरण क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण लिखिए, आभासी एक अणुक अभिक्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस टाइप से हमारे पास इस चैप्टर्स में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल और केवल इन्हीं 2 वीडियो लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है आभासी या फिर छद्म एका अणुक अभिक्रिया। बेटा देखो, एका अणुक का मतलब है एक अणुक। तो कौन सा अणुक, कोई भी रिएक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शंस में हमको कुछ ऐसा A + B gives that C + D, स्टार्टिंग के इनिशियल जो भी हम लोग मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक अणु बोलते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, और जो कुछ भी हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद बोलते हैं।
ठीक है। तो चलिए एक अणु अभिक्रिया कह रहे हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं आपकी रहेंगी जिसमें अणु कितने होंगे, एक बोल रहे हैं ना, तो एक अभिकारक अणु कितना होगा, एक होगा। अब इनको आभासी क्यों बोल रहे हैं और इनको छद्म क्यों बोल रहे हैं? छद्म का मतलब ही आभासी है और आभासी का मतलब ये है कि आपको दिखाई तो हो सकता है कि एक से ज्यादा अणु पड़ेंगे, लेकिन वो एक्चुअल रिएक्शंस में एक ही यूज हो रहा होगा। क्या है इस बात का मतलब, तो जरा ध्यान से समझते हैं, सीधे सीधे वर्ड टू वर्ड चलते हैं, इस रिएक्शन की बात करते हैं। क्या आपसे कहा जा रहा है इस पॉइंट में, आपसे कह रहे हैं कि बेटा ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की आणविकता तो एक से अधिक होती है लेकिन अभिक्रियाओं की कोटि एक होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। चलिए फिर से ध्यान से सुनते हैं, बहुत आराम से समझते हैं। इन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होगी, एक होगी, लेकिन आणविकता कितनी होगी, इनकी आणविकता एक से अधिक होगी। बस यही बिल्कुल बहुत छोटी सी जो बात है बेटा वो यही है, आणविकता कितनी होगी, मोर देन वन, एक से अधिक। तो कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उनकी आणविकता एक से अधिक तथा अभिक्रिया की कोटि एक होती है उन्हें आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एस्टर का जल अपघटन, एस्टर एथिल एसीटेट ले लीजिए, चलिए तो एथिल एसीटेट लेते हैं CH3 COO C2H5, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। तो ये एथिल एसीटेट है, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बना। अब आप अणु के हिसाब से देखते हो, देखने पर आपको क्या पता चला कि यहाँ तो एक अभिकारक अणु ये है और दूसरा अभिकारक अणु ये है ना बेटा। तो आप कहोगे सर अभिकारक अणु तो दो हो गए हमारे पास में ठीक, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि एक रहती। तो आपको सर अभिकारक अणु तो दो हैं तो अभिक्रिया की कोटि एक कैसे हुई, एक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो जल का अणु लिया गया है बेटा, इस जल के अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इस अणु का कोई भी काम नहीं है अभिक्रिया वेग के निर्धारण में, इसलिए अभिक्रिया की कोटि रहती है एक। अभी हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर एथिल एसीटेट का जल अपघटन क्या है, एकाणुक अभिक्रिया होने के साथ साथ आभासी एकाणुक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल की। आप यहीं पर सुक्रोज का भी जल अपघटन करा सकते हो, सुक्रोज C12H2O11। चलिए इसका जल अपघटन कराइएगा तो सुक्रोज का जल अपघटन कराने में आपको मिलते हैं यहाँ पर दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। एग्जैक्टली वही बात फिर से हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है बेटा, सुक्रोज है और बाकी दोनों मॉलिक्यूल सेम फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन वो सेम नहीं है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है क्या, फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। चलिए भाई, तो आपको ये बात बताई जा रही है, क्या कहा जा रहा है आपसे कि आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उनकी आणविकता एक से अधिक होती है लेकिन अभिक्रिया की कोटि एक होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जांपल आपको बताया जा रहा है एस्टर का जल अपघटन या फिर सुक्रोज का जल अपघटन। ओके, तो आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा, जितने टॉपिक्स में बता रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि यही टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, अभिक्रिया की आणविकता। चलिए अभिक्रिया की आणविकता आ गया टॉपिक आपके पास में। अभी मैं आपको ऑलरेडी आपसे कह ही चुका हूं आणविकता क्या होती है। तो कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या कहलाती है उसकी आणविकता। फिर से बोलते हैं एक बारी, अभिक्रिया की आणविकता क्या है बेटा, अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की आणविकता। इस आधार पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एकाणुक अभिक्रिया, ओके, द्विअणुक अभिक्रिया, और हमें मिलेगा त्रिअणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। ओके, तो अभिक्रिया की आणविकता में आपसे ये बात कही गई। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा तो एग्जाम्पल के लिए आपको क्या बताएंगे, आप H2O2 का आप अपघटन कराइएगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। चलिए तो आपको क्या मिलता है, H2O प्लस हाफ O2। ओके, नेक्स्ट ऐसे बायोमॉलिक्यूलर में बहुत सारे एग्जाम्पल है तो आपके पास में है ना, C+O2 gives that CO2, many more examples are here। ओके, तो
चलिए कोई भी आप एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ में आप हीट कराइएगा तो ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने अभिकारक अणु यहाँ पर यूज हुए? 2। द्विअणु अभिक्रिया हुई। त्रिअणु अभिक्रिया 2NO प्लस O2 क्या बनेगा? 2NO2, है ना। बहुत सारे हैं द्विअणु सभी में ही। अच्छा इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। SnCl2 प्लस FeCl3 gives that SnCl4 and FeCl3 is converted into FeCl2 ऑन बैलेंसिंग। चलिए भाई बैलेंस कर लेते हैं इसको। Sn कितने हैं? 1 and 1 एक एक है ना दोनों तरफ। Fe कितना है? 1 और 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 और 3 5। यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 6। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग फटाफट से। कितने आने वाले हैं? मल्टीप्लाई करिएगा। नाउ चेक इट आउट। कितने हो गए अभी? 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ पर कितने हैं? 2 2 4 और 4 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता की अगर हम बात कर रहे हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त कुल अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी बेटा? अभिक्रिया की आणविकता। कुल अभिकारक अणुओं की संख्या। चलिए अभी और बातें होंगी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर के हिसाब से भी क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की कोटि में और आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हम लोग सक्रियण ऊर्जा क्या होती है और देहली ऊर्जा क्या होती है। चलिए पहले जरा देहली ऊर्जा की बात कर लेते हैं। एक टॉपिक आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अभिक्रिया वेग का संघट्य सिद्धांत। किसी रिएक्शन के होने का मेन रीजन क्या होता है, वहां पर आपको ये टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं। ये दोनों टॉपिक वहीं से रिलेटेड है बेटा। सक्रियण ऊर्जा क्या है और देहली ऊर्जा क्या है। तो कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्चुअल ऐसा ही होता है, वास्तविकता यही है कि किसी भी अभिक्रिया के होने का जो मुख्य कारण है वो कारण है उसमें प्रयुक्त अभिकारक के जो अणु होते हैं उनके बीच में संघट्य का होना। संघट्य यानी टक्करों का होना। कोई रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में कोलिजन होता है, टक्कर होती है। तो अब बात करते हैं वहां से देहली ऊर्जा क्या होती है। तो देहली ऊर्जा कहते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक अणुओं के पास में जो न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा ही होती है देहली ऊर्जा। ओके, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। देहली ऊर्जा क्या है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक अणुओं के पास में एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। अब हम बात करेंगे दूसरी सक्रियण ऊर्जा की। तो बेटा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा के लिए कहा जा रहा है, चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, अणुओं की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जिससे वे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ओके, जिससे वे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो सक्रियण ऊर्जा में कहते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या है बेटा? सक्रियण ऊर्जा के लिए कहा जाता है कि किसी भी अणु के पास में एक और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जिससे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और फिर वो कन्वर्ट होता है उत्पाद में, वो सक्रियण ऊर्जा है। लेकिन एक्चुअल अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो कहते हैं कि देहली ऊर्जा और अणु की एक न्यूनतम ऊर्जा में जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट अगर हम लोग वर्ड वाइज भी बोलते हैं तो कहते हैं कि अणु की सामान्य अवस्था में, मतलब सामान्य अवस्था का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, उनके पास में कोई ना कोई एनर्जी तो रहती है, ऑब्वियसली रहती है, लेकिन अब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें ये जरूरी तो नहीं होता है। जैसे आप ये मान के चलिए कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और ऑन एन एवरेज अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में सारे बच्चे तो पास हो नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ एनर्जी तो उनके पास है ना,
कुछ एनर्जी का मतलब ये है कि कुछ ज्ञान तो उनके पास में है। जैसे हम लोग एग्जाम में देखते हैं कुछ मार्क्स, अगर ऑब्वियसली 10 मार्क्स का हम लोगों ने कोई पेपर लिया हुआ है तो बच्चों के नंबर उसमें आ रहे हैं, 2-2 नंबर तो आ ही जाते हैं, मल्टीपल भी सही कर लिया तो आ ही जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो पहले एग्जाम के बाद में टीचर्स उनको समझाते हैं, उनको थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं, तो कहते हैं कि उनमें एक अलग से जब उनको फोर्स दिया जाता है तो उनको लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ। सभी के साथ ऐसा होता है, उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। इस वाले एग्जाम्पल से आप समझोगे तो अणु भी ऐसे ही है, उनके पास एनर्जी है, रिएक्शन होने जा रही है, बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनको अलग से थोड़ी सी एनर्जी जैसे ही मिलती है ना, उनको वो एनर्जी जैसी मिलती है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और फिर फर्दर वो जाकर के उत्पाद में भी परिवर्तित होते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो दहली ऊर्जा हो गई, और अणु की सामान्य अवस्था में जो अंतर उसके पास में ऊर्जा है, उन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है वो अंतर ही होता है सक्रियण ऊर्जा। फिर से एक बारी मैं बोलने जा रहा हूं, ऑब्वियसली मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं क्या है। दहली ऊर्जा व अणु की सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। किससे करते हैं प्रदर्शित बेटा? ई से। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हुई सक्रियण ऊर्जा की बात में। चलिए अब अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हो सक्रियण ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको जो मिलता है, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं आपको लिख देता हूं फॉर्मूला। नाउ लुक एट हियर, सक्रियण ऊर्जा का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, नहीं दिखाई पड़ेगा, ओके। K इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला सक्रिय ऊर्जा के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला है सक्रिय ऊर्जा के लिए, चलिए यहां लिख देता हूं, log K2 बाई K1 इक्वल ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2। ओके, तो इस तरीके से आपको दो फॉर्मूले मिलते हैं सक्रिय ऊर्जा के लिए। अभी हम लोग अभिक्रिया वेग का संघट्य सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है और मैं तो कहूंगा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक बारी जरूर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात की सक्रिय ऊर्जा क्या होती है और दहली ऊर्जा क्या होती है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ताप गुणांक की बात करेंगे। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है ये ताप गुणांक? बेटा ताप गुणांक की बात करते हैं तो ताप गुणांक के लिए कहा जाता है कि कोई दो अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक है। लेकिन आप बात को समझिएगा, उसमें कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन कह रहे हैं कि उन दोनों अभिक्रिया वेग में T डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। सपोज कहने का मतलब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, एक अभिक्रिया वेग आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग काउंट करने वाले हैं, दूसरा हम लोग काउंट करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ताप गुणांक। तो ताप गुणांक के लिए क्या कहा जा रहा है? ताप गुणांक के लिए कहा जा रहा है कि किन्हीं दो अभिक्रिया वेग स्थिरांकों का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ओके, मैं लिख देता हूं इस परिभाषा को भी आपके लिए। किन्हीं दो अभिक्रिया वेग स्थिरांकों का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस
का अंतर होता है क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। ओके, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार आपको ये एग्जाम में मिल भी जाएगा किसी ना किसी सेट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, हमको फिर से मिला है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है? अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए आर्हेनियस समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो अभी अभी आपने देखा था, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका रहेगा। वैसे तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, क्लास में हम लोग ऑफलाइन में पढ़ भी चुके हैं। डेरिवेशन आपको ऑब्वियसली मिला हुआ है, लेकिन डेरिवेशन अभी तक तो नहीं पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो उम्मीद करेंगे कि पूछा भी नहीं जाएगा। सीधा सीधा आएगा कि आर्हेनियस समीकरण क्या है, आप आर्हेनियस समीकरण लिख दीजिए। सारी चीजें यहाँ पर बता दी जाती हैं। और हाँ, वही आर्हेनियस समीकरण आपको किन्हीं दो अलग अलग वेग स्थिरांकों के लिए भी मिलता है। तो अभी अभी आपने देखा था, मैं एक बार फिर से आपको दे रहा हूं लिख करके। ये अपॉन 2.303 R। ओके, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास में हमको टॉपिक मिल रहा है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या होता है भाई? मैं आपसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बात बोल चुका हूँ, हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा पूरा अभिक्रिया कोटि पर ही डिपेंड कर रहा है। इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी और एग्जाम्पल और इवन तो रियलिटी ये भी है कि मात्रक भी पूछते हैं। वेग स्थिरांक समीकरणों के मात्रक क्या होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अभिक्रिया की कोटि। वहीं से बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, या क्या होती है अभिक्रिया की कोटि। तो पहले तो अभी टॉपिक आपको मिल रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो चलो मैं आपको बता भी देता हूँ अभिक्रिया की कोटि क्या है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है Ma plus Nb gives that प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। कोई भी रिएक्शन हो सकती है। इस रिएक्शन से हम लोग dx अपॉन dt यानी अभिक्रिया का वेग जब निकालेंगे a की पावर m b की पावर n आता है। तो यहां से जो अभिक्रिया की कोटि आती है ना बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मिलता है ना हमको, क्या मिलता है? वो होता है m प्लस n। अब यहीं से आप समझिएगा, ये तो आप सबको पता है, सभी ने पढ़ा हुआ है। आप ऐसे बोल देते हो कि यदि m प्लस n का मान शून्य होगा तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर m प्लस n का मान 1 होगा तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। अगर m प्लस n का मान 2 होगा तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। 3 होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आप डिफाइन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे? तब आपसे कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया वेग को परिवर्तित करते हैं या जिनकी सांद्रता से अभिक्रिया वेग में परिवर्तन होता है या प्रभावित करते हैं, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। अब जरा इस टर्म के बिहाफ पर अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं। अब हमको बताओ ये m क्या है और n क्या है। तो हम लोग जानते हैं बेटा, ये m और n क्या है? अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घात। क्या है? अभिकारक अणुओं की सांद्रता के घात। ये जो ब्रैकेट लगा है ना, ये क्या है? सांद्रता। क्या होता है ये? मोलर सांद्रता होता है ना, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। तो ये क्या है? सांद्रता। चलो अब यहां से एक डेफिनेशन मिलती है, dx by dt क्या है? अभिक्रिया का वेग। तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना अभिक्रिया कोटि की परिभाषा। सांद्रता के योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। किसके सांद्रता के योग को? अभिकारक पदार्थों के सांद्रता के योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। कौन से अभिकारक पदार्थों को? तो जो dx by dt यानी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सेंटेंस क्या बनने वाला है। कहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। फिर से सुन लेना ध्यान से, क्या है अभिक्रिया की कोटि? किसी अभिकारक, किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त या किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो dx by dt का मतलब है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त उस अभिकारक पदार्थों के सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। चलो
अब m+n के ब्याह पर आप जान ही गए हो, 0 1 2 3 के ब्याह पर आपको मिल जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो अभिक्रिया की कोटि में हम लोग बात कर रहे थे प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए m+n का मान 1 होता है, उनको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके वेग निर्धारण में केवल एक अभिकारक अणु प्रयुक्त होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रथम कोटि के अभिक्रिया की। चलिए भाई, अभी अच्छा एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो बेटा एग्जाम्पल अभी आपने दो देखे हुए थे, कौन से, एस्टर का जल अपघटन और सुक्रोज का जल अपघटन, दोनों में से कोई भी आप लिख लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा अलग अलग एग्जाम्पल की जगह आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ लें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको अच्छा रहेगा, एक साथ दो टॉपिक में यूज हो जाएगा, है ना। तो एस्टर का जल अपघटन, एथिल एसीटेट, और अगर ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है तो ऑर्गेनिक के लिए भी याद हो जाएगा। तो एक ही रिएक्शन का तीन जगह यूज हो जाता है। ये कौन सा अणु है, एथिल एसीटेट है। अच्छा, हमने बताया था ना इसकी अभिक्रिया की कोटि एक क्यों है, जबकि अणु तो यहाँ पर दो लिए गए हैं। याद करिए क्या बताया था, हाँ, इस वजह से यहाँ पर कोटि एक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये जल का अणु है ना, इस जल के अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हमें मिल रहे हैं कुछ अंतर। ओके, वेट अ मिनट, यस। पहला अंतर जैसे आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या अंतर होता है। वेग स्थिरांक क्या है, साम्य स्थिरांक क्या है, आप जस्ट इनको डिफाइन कर दीजिए, बहुत है आपके लिए। तो वेग स्थिरांक के लिए अभी अभी आपने देखा था, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। कोई भी रिएक्शन हमारे पास में है, लाइक A+B गिव्स दैट प्रोडक्ट, है ना बेटा, उत्पाद बन रहा है यहाँ से। चलिए, तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार dx/dt इक्वल के AB। अगर अभिकारक पदार्थों की सांद्रता हम लोग इकाई मोलर सांद्रण मान लें, क्या मान लेते हैं, इकाई मोलर सांद्रण, कंडीशन लगा देते हैं इकाई मोलर सांद्रण, ठीक है। तो dx/dt क्या आ जाएगा, तो 1 हो गया, k आ गया, और k क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक। k क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक। तो चलो बताओ यहाँ से डेफिनेशन क्या आने वाली है, मैं लिखता हूं आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पर। अभिकारक पदार्थों के इकाई मोलर सांद्रण होने की स्थिति में, क्या बोल रहे हैं, अभिकारक पदार्थों के इकाई मोलर सांद्रण होने की स्थिति में जो अभिक्रिया का वेग है ना बेटा, वही वेग स्थिरांक कहलाता है। देखो अभिक्रिया का वेग dx/dt होता है और k क्या है, वेग स्थिरांक है ना। होने की स्थिति में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो आप पहले से डिराइव कर लेते हैं और इसके बाद में डिफाइन कर देते हैं, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये तो वेग स्थिरांक की बात। अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक क्या होगा। चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। हाँ, अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक क्या होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं केसी से। देखते हैं भाई केसी कैसे मिलेगा। तो आपको याद आएगा ये टॉपिक आपने पढ़ा था क्लास 11th में, चैप्टर था हमारा रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही आपने पढ़ा था। वहां पर आपको मिलती है कोई उत्क्रमणीय विक्रिया, अगर आपको याद आ जाए, A+B gives that C+D। दो अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। प्रथम अभिक्रिया के लिए अगर आप कहिएगा तो अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग
ये डॉट हटा देते हैं यहां से। अग्र अभिक्रिया वेग बेटा क्या होगा, डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड बी। इसको चलिए K1 क्या देते हैं, वैसे KF होता है, फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं KF। ओके, पश्च अभिक्रिया वेग क्या होगा, पश्च अभिक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KB क्या होगा, CD। ठीक है, और अब आपने एक बात पढ़ रखी है, क्या, रासायनिक साम्यावस्था था ना, तो रासायनिक साम्यावस्था पर क्या होता है, रासायनिक साम्यावस्था पर बेटा, रासायनिक साम्यावस्था पर क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर हम इनको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर है, पश्च अभिक्रिया वेग के। चलिए यहां से वैल्यू हम लोग निकालते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड आपने कर लिया, तो क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ CD अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। अब भाई दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों अनुपात हैं, है ना, दोनों आप देख रहे हो किसका अनुपात है, कोई स्थिरांक लिए गए, अलग अलग स्थिरांक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया यहाँ पर स्थिरांक ले लिया, इसको हम लोग Kc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दो अलग अलग स्थिरांकों के अनुपात की जगह पर हम लोगों ने एक स्थिरांक केवल रखा हुआ है, Kc जिसको हम बोल रहे हैं। और जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा, यही Kc होता है साम्य स्थिरांक। अब जरा बात सुनिएगा, परिभाषा आप क्या बोलेंगे, Kf क्या है, अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक, Kb क्या है, पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो Kc क्या होगा, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। लिख देता हूं आपके लिए, साम्य स्थिरांक क्या है बेटा, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, साम्य स्थिरांक बोलते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक तरफ आप डिफाइन करोगे वेग स्थिरांक और एक साथ में आप डिफाइन करोगे साम्य स्थिरांक को। इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज लिख करके आपको सॉल्व कर देना है और आपको यहाँ पर 2 मार्क्स परफेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। 3 बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार आ गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। क्यों भाई?